हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ फॉर यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस, जो कि काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं और आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूजीसी नेट इन कंप्यूटर साइंस। तो पार्ट 1 के क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये सी का एक कोड दिया गया है, तो हमें इसकी आउटपुट बतानी है। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन हैं। तो इस कोड को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे s की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 है और लूप के अंदर वाइल s++ लेस देन 10, तो s++ ये पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट है तो s 0 ही रहेगा। ठीक है ना, तो 0 लेस देन 10 ये कंडीशन ट्रू है। ठीक है, और लेकिन लूप के बाद ये s++ है तो लूप के बाद s 1 हो जाएगा, लेकिन अभी s क्या है, 0 है। तो इफ़ s लेस देन 4 ये कंडीशन ट्रू है, s लेस देन 9 ये भी ट्रू है क्योंकि s कितना है, s हमारा 0 है। तो ये कंटिन्यू कर देगा। कंटिन्यू का मतलब होता है लूप यहीं से वापस चला जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा, और ये स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। किसके लिए, s 0 के लिए। ठीक है, तो s++ हो चुका था तो s 1 हो गया, तो 1 के लिए भी ये कंडीशन ट्रू है ना। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो s 1 है, तो 1 लेस देन 4 ये ट्रू है, 1 लेस देन 9 ये भी ट्रू है, तो ये लूप फिर से कंटिन्यू करके, तो ऐसे करते करते s 2 होगा, 3 होगा। तो देखो मतलब कि ये 1 2 ये तो प्रिंट होगा ही नहीं, है ना, सिंपल सी बात है। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गए, है ना। अब बात करते हैं s जब 4 होगा, तो s जब 4 होगा तो 4 लेस देन 4 ये कंडीशन गलत है। कंडीशन गलत है तो कंटिन्यू नहीं चला, है ना। इसका एक्चुअल में मतलब क्या है, इसका देखो एक्चुअल में मतलब इस कोड का ऐसे है कि इफ़ s लेस देन 4 एंड s लेस देन 9 तो कंटिन्यू ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब सिंगल ब्रेसिस के अंदर इसका इफेक्ट है। ठीक है ना, आई होप यू आर गेटिंग पॉइंट। तो s 4 प्रिंट हो गया, सिमिलरली 5 प्रिंट हो गया, 6 प्रिंट हो गया, 7 प्रिंट हो गया, 8 प्रिंट हो गया और 9 प्रिंट हो गया। तो अभी हमने चेक करना है कि इन दोनों में से कौन सा ठीक है ना। तो कैसे होगा चेक, तो चलो s की वैल्यू क्या है, 9 है। ठीक है, s की वैल्यू 9 है, तो जब s की वैल्यू 9 होगी, ध्यान से देखना, तो 9 प्लस प्लस, है ना, s 9 है तो 9 लेस देन 10 ये प्लस प्लस तो बाद में चला, 9 लेस देन 10 ये ट्रू है। ठीक है, ये कंडीशन फॉल्स है तो 9 प्रिंट हो गया, तो यहां तक तो ठीक है। अब s की वैल्यू 10 होगी, ध्यान से समझना, s की वैल्यू 10 होगी, तो 10 प्लस प्लस ये 11 बाद में s होगा, लेकिन कंडीशन में s ही जाएगा। तो 10 लेस देन 10 s की वैल्यू 10 है, कंडीशन यहीं से फॉल्स हो गई, सिंपल सी बात है। तो 10 प्रिंट नहीं होगा, तो राइट आंसर क्या आएगा, राइट आंसर आपका आएगा ऑप्शन डी। इसको आप ध्यान से चेक करें, आराम से इसको आप स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट देखेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी एक सी का ही है। ठीक है ना, क्योंकि प्रोग्रामिंग में से भी 5 क्वेश्चंस आपको आते हैं। तो अब ये है कि स्ट्रक्ट पी और स्ट्रक्चर के अंदर 3 वेरिएबल है, 2 इंटीजर टाइप के हैं ए सी और एक फ्लोटिंग टाइप का है बी, और डी इस स्ट्रक्चर का नाम है और उसकी वैल्यू 1 है। मतलब इनिशियलाइजेशन जो है ना वो सिर्फ ऐसे की हुई है 1। ठीक है, और स्ट्रक्चर के अंदर 3 वैल्यूज हैं ए सी और बी। एक वैल्यू तो इनिशियलाइज कर दी, एक वैल्यू इनिशियलाइज कर दी, मतलब फर्स्ट वैल्यू इनिशियलाइज होगी, मतलब ए की वैल्यू 1 होगी। और अगर हम स्ट्रक्चर की बाकी वैल्यूज को इनिशियलाइज नहीं करते तो इंटीजर 0 हो जाता है और फ्लोट 0.0 हो जाता है। ठीक है ना, इस चीज को ध्यान से समझना, ये चीजें आपको तभी आएंगी अगर आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। तो मैं प्रिंट करवाऊंगा d.a तो 1 प्रिंट हो जाएगा,
डी डॉट सी तो 0 प्रिंट हो जाएगा और डी डॉट बी 0.0 प्रिंट हो जाएगा। तो 1 0 0.0 बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है ना। बड़े बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करते हैं, वो गार्बेज वैल्यू लिख देते हैं, तो वो गलत है, याद रखना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, हैश डिफाइन स्क्वायर एक्स, एक्स इंटू एक्स और a इक्वल टू स्क्वायर 2 + 3। तो मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे क्या करते हैं, इसी को यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। 2 + 3 5 और 5 × 5 25 कर देते हैं। तो ये तो गलत है। कैसे, आइए देखते हैं। अब x की जगह पे क्या जाएगा, x की जगह पे जाएगा 2 + 3। तो ध्यान से समझना, 2 + 3। तो ये पहले x की जगह पे चला गया, ये 2 + 3 जो है ना, ये जो है वो पहले x की जगह पे चला गया। उसके बाद साइन है मल्टीप्लाई का, तो मल्टीप्लाई होगा। फिर से x है, मतलब 2 + 3, ये ऐसे होगा। इस चीज को ध्यान से समझना है। तो 2 + 3 × 2 + 3 ये कितना हो गया, 2 + 3 × 2 6 + 3 और 2 और 6 8 और 3 11। तो इसका राइट आंसर क्या है, 11 है। काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान से समझ लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, हाउ कैन वी मेक ए क्लास अब्स्ट्रैक्ट। ये आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में से क्वेश्चन आ गया कि हमने किसी क्लास को अब्स्ट्रैक्ट कैसे बनाना है। हम किसी क्लास को अब्स्ट्रैक्ट कैसे बनाते हैं, बाय मेकिंग ऑल मेंबर फंक्शन कांस्टेंट। ये तो गलत है। अब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, जिसमें कम से कम एक फंक्शन जो है, कम से कम एक फंक्शन जो है वो क्या हो, वर्चुअल फंक्शन हो। ठीक है ना। एटलीस्ट वन फंक्शन जो है वो प्योर वर्चुअल फंक्शन हो। प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या है, जिसकी सिर्फ डेक्लरेशन है, जिसकी डेफिनेशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो ये एक क्लास है ए और इसके अंदर सपोज करो मेरा फंक्शन है 1 और पब्लिक 1 मैंने अगर ऐसे डिक्लेयर किया। ध्यान से समझना, मैं प्रॉपर सिंटेक्स नहीं लिख रहा, लेकिन मैंने सिर्फ इसकी डेक्लरेशन लिखी है। और दूसरी साइड दूसरा फंक्शन है, सपोज करो पब्लिक वॉइड 2। ठीक है, कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना, सिंटेक्स पे मत जाना। तो ये जो 2 फंक्शन है ये तो मैंने डिफाइन कर दिया हुआ है, ये मतलब मुझे पता है कि क्या कर रहा है। लेकिन ये जो 1 फंक्शन है ना, ये मैंने डिफाइन नहीं किया, ये मुझे नहीं पता, ये डिक्लेयर किया है। तो दैट इज द प्योर वर्चुअल फंक्शन। हाँ, अब बोलोगे कि इक्वल टू 0 भी आएगा, वो तो C++ के केस में आएगा। हर लैंग्वेज में अलग अलग सिंटेक्स है। तो बेसिक कंसेप्ट समझना है कि मैं सिर्फ डिक्लेयर कर रहा हूं, मैं डिफाइन नहीं कर रहा। तो ये मैं एक प्योर वर्चुअल फंक्शन बना रहा हूं। तो अब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, जिसमें कम से कम एक फंक्शन जो है वो प्योर वर्चुअल फंक्शन हो, मतलब उस क्लास को इनहेरिट करना ही पड़े। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी है। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो इसमें क्या है, एक ग्लोबल वेरिएबल है मेन के ऊपर लिखा हुआ, एक फिर इंट i20 है, i30 है। अगर मैं प्रिंट करवाऊंगा इसको तो क्या आएगा। मैक्सिमम स्टूडेंट इसको रन टाइम एरर बोलते हैं, वो भी गलत है, ये भी गलत है। तो इन दोनों में से एक है, वो कैसे। अब ध्यान से समझना, ये जो एक ब्लॉक है, यहाँ से ब्लॉक शुरू हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, और मैंने यहाँ पे इस लोकल ब्लॉक, इसको हम लोकल ब्लॉक मान के चलते हैं। इसमें i30 है।
और मैंने जब आई को प्रिंट करवाया, ऑब्वियस है पहले तो 30 ही प्रिंट होगा, तो यहां तक तो ये ठीक है, दोनों में 30 प्रिंट होगा। लेकिन व्हाट अबाउट दिस, ये एक वे है, ये एक वे है जिसकी हेल्प से हम ग्लोबल वेरिएबल को यूज करते हैं, असेस करते हैं। अब इस ब्लॉक का ग्लोबल वेरिएबल तो ये है, लेकिन ये पूरे के पूरे मेन ब्लॉक का ग्लोबल वेरिएबल कौन सा है, ये। तो जब मैं ये आई को प्रिंट करवाऊंगा तो प्रिंट होगा 3010। काफी इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन है ये भी, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। स्ट्रक्ट इज द सेम एज ए क्लास एक्सेप्ट, कहता स्ट्रक्चर सेम है क्लास की तरह, लेकिन इसमें अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो देयर आर नो मेंबर फंक्शन, क्या स्ट्रक्चर के अंदर मेंबर फंक्शन नहीं हो सकते? हो सकते हैं, ये गलत है। स्ट्रक्चर के सारे मेंबर पब्लिक होते हैं, ये भी गलत है क्योंकि इसने तो एक्सेप्ट बोला। इज द सेम एज ए क्लास, स्ट्रक्चर के साथ हम पॉइंटर यूज कर सकते हैं, ये भी गलत है। और स्ट्रक्चर और क्लास में बेसिक डिफरेंस क्या है यही समझना है। क्लास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का एक कंसेप्ट है जिसको हम इनहेरिटेंस में भी यूज कर सकते हैं। और स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर को हम इनहेरिटेंस में यूज नहीं कर सकते, तो ये भी ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन फिर से करते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था। स्ट्रक्चर इज सेम एज ए क्लास एक्सेप्ट, स्ट्रक्चर के सारे फंक्शन पब्लिक होते हैं। स्ट्रक्चर जो है वो इनहेरिटेंस में यूज नहीं हो सकती, स्ट्रक्चर के अंदर मेंबर फंक्शन नहीं हो सकते, ये भी ठीक है। ठीक है, एक क्वेश्चन फिर से करते हैं, अगर कंफ्यूजन क्रिएट हो गई हो तो मैं फिर से ऑप्शन रिपीट करता हूँ। स्ट्रक्चर के अंदर मेंबर फंक्शन नहीं हो सकते, बिल्कुल ठीक है। स्ट्रक्चर के सारे मेंबर पब्लिक होते हैं, बिल्कुल ठीक है। स्ट्रक्चर इनहेरिटेंस में यूज नहीं कर सकते, बिल्कुल ठीक है। स्ट्रक्चर कहता है इट डज हैव ए दिस पॉइंटर, तो क्या स्ट्रक्चर का दिस पॉइंटर होता है? नहीं होता। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन डी हुआ। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। बाइनरी ट्री इन विच इफ ऑल इट्स लेवल एक्सेप्ट possibly the last have the maximum number of nodes and all the nodes at the last level appear as far left as possible is known as, कहता एक ट्री है, जैसे ये एक ट्री है, ये इस वाले ट्री की बात कर रहा है कि अगर लास्ट लेवल पे नोड्स है ना वो लेफ्ट में ही होंगे। फॉर एग्जांपल ये, तो ये कैसा ट्री होगा? फॉर एग्जांपल ये कैसा ट्री होगा? तो इसका सही आंसर है, ये है कंप्लीट बाइनरी ट्री। तो फुल ये वाला, ये भी कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है। तो फुल क्या होगा? जिसमें मैक्सिमम नोड होते हैं हर लेवल पे। तो मैक्सिमम नोड मतलब अगर इस लेवल की बात करें तो मैक्सिमम होंगे, ठीक है ना। तो ये है, तो दिस इज अ फुल बाइनरी ट्री, लेकिन क्वेश्चन में बात कर रहा है इनकी, इसकी और इसकी, तो ये है कंप्लीट बाइनरी ट्री। नेक्स्ट, इन ए हीप, ऑप्शन 1 है वैल्यू इन ए नोड इज ग्रेटर देन एवरी वैल्यू इन लेफ्ट सब ट्री एंड स्मॉलर देन राइट सब ट्री। तो क्या ऐसा होता है? हीप में जो पेरेंट है, ये पेरेंट सपोज करो ये है,
उसकी वैल्यू कहता लेफ्ट सब ट्री में से सबसे ज़्यादा होगी और राइट सब ट्री में से सबसे कम होगी। ऐसा नहीं है, ये तो एक क्या है, ये हमारा ऑप्शन ए जो है ना वो क्या है हमारा, वो है बाइनरी सर्च ट्री है। तो ये हमारा बाइनरी सर्च ट्री है ऑप्शन ए। और ऑप्शन ए अगर गलत हो गया तो फिर ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन कौन सा बचा, बी। हीप में क्या होता है, वैल्यू जो पेरेंट की वैल्यू है ना, अब हीप दो तरह के हैं, हीप दो तरह के, एक है मैक्स हीप, ठीक है, एक है मिनिमम मिन हीप। तो मैक्स हीप में क्या होता है, पेरेंट की वैल्यू अपने दोनों चाइल्ड से बड़ी होती है, तो ये बात कर रहा है मैक्स हीप की। और मिनिमम हीप में क्या होता है, पेरेंट की वैल्यू अपने दोनों चाइल्ड से स्मॉल होती है, ठीक है। कोई भी कंफ्यूजन है, देखो आपको डाटा स्ट्रक्चर में ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, एवीएल ट्री, हीप, बाइनरी सर्च ट्री, एवीएल ट्री की रोटेशंस, इनमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। अगर और ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो यूजीसी नेट की प्लेलिस्ट में डाटा स्ट्रक्चर का भी एक वीडियो है, उसको आप देखिए। तो हीप में क्या होता है, मैक्सिमम हीप में पेरेंट की वैल्यू दोनों चाइल्ड से ज़्यादा है, मिनिमम हीप में पेरेंट की वैल्यू दोनों चाइल्ड से कम है। 9th क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल है, सॉल्व करना पड़ेगा, अभी डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th पढ़ लेते हैं पहले। कंजेशन कंट्रोल इज डन बाय, कंजेशन कंट्रोल कौन सी लेयर में होता है, कंजेशन कंट्रोल में ट्रैफिक को कंट्रोल करना, कि जब रूटर के पास जिसने पैकेट फॉरवर्ड करने, ट्रैफिक ज़्यादा आ गई तो कैसे वो हैंडल करेगा। तो कंजेशन कंट्रोल जो है वो नेटवर्क लेयर में होती है, ये याद रखना, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखनी है कि आपको OSI मॉडल की हर लेयर का क्या काम है ये आपको पता होना चाहिए, इसमें से भी क्वेश्चन निकल के आता है। कोई डाउट है या और प्रैक्टिस करनी चाहते हो कि कौन सी लेयर का क्या काम है, तो आप प्ले लिस्ट में से इसको भी एसेस कर सकते हो, ठीक है। टॉप MCQs ऑफ OSI मॉडल करके एक वीडियो है, आप उसको देख सकते हो। तो अब बात करते हैं इस एक्सप्रेशन को सोल्व करने पे क्या आएगा। तो इसका एक सिंपल सा फंडा है, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जैसे ही कोई ये है, इसमें दो ही चीज़ें हैं, जहाँ ऑपरेंड है जहाँ ऑपरेटर है। तो जैसे ही ऑपरेंड आएगा आप उसको स्टैक में डाल दो, 5 आया तो स्टैक में डाल दिया, फिर 4 आया तो स्टैक में डाल दिया, ठीक है, और फिर आया 6 तो क्या कर दिया, स्टैक में ही डाल दिया। उसके बाद आया प्लस, तो जैसे ही कोई ऑपरेटर आएगा आप क्या करोगे, दो वैल्यू पॉप करेंगे, ठीक है। इसको मान लो ए जो सबसे टॉप वाली है और नीचे वाली को मान लिया बी। ऑपरेशन आपने कौन सा परफॉर्म करना है, बी ऑपरेटर ए, मतलब ऑपरेटर कौन सा है, प्लस, और 6 + 4 कितना हो गया, 5 हो गया। तो यहाँ पे आ गया 5 और यहाँ पे 6 + 4 कितना हो गया, सॉरी 6 + 4 10 हो गया, और 10 जो भी होगा रिजल्ट आपने यहाँ पे डाल दिया, तो प्लस भी हो गया। नेक्स्ट बारी आई मल्टीप्लिकेशन की, तो मल्टीप्लिकेशन की जब बारी आई आपने क्या किया, ए 10 है, बी 5 है, तो बी स्टार ए, तो यहाँ पे कितना आ गया, 50 आ गया, ठीक है। अब फटाफट से ये भी हो गया, 4 आया तो वो ऑब्वियस है स्टैक में जाएगा, 9 आया तो ऑब्वियस है किस में जाएगा, स्टैक में जाएगा, 3 आया तो ऑब्वियस है किस में जाएगा, स्टैक में जाएगा, ये 3 है, ठीक है। 3 आया तो किस में जाएगा, स्टैक में जाएगा, तो ये भी हो गया 4B 9B 3B। अब आई बारी डिवीज़न की, तो डिवीज़न की बारी आई, तो A है 3 और B है 9, तो डिवीज़न
आया तो क्या हो गया 9/3, कितना बन गया 3, 9/3 कितना बन गया 3, तो वो किस में चला गया, वो आपका चला गया किस में, स्टैक में चला गया। तो 4 तो ये यहाँ पे है ये, और इसके ऊपर कितना आ गया 3 आ गया, ये भी हो गया। अब बारी आई प्लस की, तो 3 + 4 कितना आ गया 7 आ गया, तो यहाँ पे 50 रह गया और यहाँ पे कितना आ गया 7 आ गया। अब बारी आई स्टार की, तो 50 × 7 कितना आ गया 350, तो राइट आंसर क्या आ गया 350। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में डिस्कस किए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है या मेरे से कोई गलती हो गई है तो यू कैन आंसर इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, तो पार्ट 2 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर नेट एग्जाम।